नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 78 78 नंबर सेट देखेंगे और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और इसके अलावा जो बताए जाएंगे वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है। तो प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है एंथ्रासाइट कोयला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइट कोयला। यह सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। इसमें लगभग 95% के आसपास कार्बन होता है, यानी जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। वही बात करें, इसके बाद आता है बिटुमिनस कोयला। इसमें लगभग 85% के आसपास जो है 85% के आसपास जो है इसमें कार्बन होता है। वहीं बात करें लिग्नाइट कोयला, तो लिग्नाइट कोयला इसे ही भूरा कोयला कहते हैं, इसका रंग जो है भूरा होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है और इसमें लगभग 30% के आसपास जो है कार्बन होती है। वहीं पिट लोहा की बात करें तो यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन देखना है। विटामिन ए त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखता है, बिल्कुल सही। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होती है, तो B1 घाव भरने में सहायक होती है, ये भी सही है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होती है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होती है विटामिन ए। वहीं बात करें विटामिन डी हमारे अस्थियों के लिए उपयोगी होता है, ये भी सही है। चलिए अगला, फ्रिज में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है। तो ये होता है प्रकाश के किसके कारण, तो प्रकाश के वर्ण परिक्षेपण के कारण, यानी वर्ण विक्षेपण के कारण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब कोई प्रकाश की पुंज किसी प्रिज्म से हम लोग गुजारते हैं तो यह जो है अपने रास्ते से जो है विचलित हो जाती है और ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो यही क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसमें सबसे कम जो विचलन होता है, वह लाल रंग का होता है। किसका होता है, लाल रंग का होता है। और सबसे अधिक विचलन की बात करें तो बैगनी का होता है। किसका होता है, बैगनी का होता है। इसका मतलब लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है बाकी सब रंगों से अधिक होता है, यानी सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का होता है। वहीं बात करें अपर्तनांक की बात करें तो लाल रंग का अपर्तनांक जो है बैगनी रंग के अपर्तनांक से कम होता है। तो इसका जो है इसका अपर्तनांक कितना होगा, तो इसका कम होगा। और सबसे अधिक अपर्तनांक किसका होगा, बैगनी का होगा। जिसका जितना अपर्तनांक अधिक होगा वह उतना जो है विचलित होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आंखों का कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह होता है परितारिका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परितारिका। इसे ही आइरिस कहते हैं, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। यह आंखों में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। वहीं बात करें रेटिना, तो रेटिना यह आंखों का पिछला भाग होता है और इसी पे प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। कॉर्निया यही दान में दिया जाता है, कॉर्निया इसे ही दान में दिया जाता है। यह आंखों के ऊपर एक पतली पारदर्शी परत होती है, प्लास्टिक की प्रकार का, उसे ही कॉर्निया कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है। तो डायलिसिस ये किसके लिए, तो डायलिसिस यह वृक्क के लिए यानी किडनी के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें किडनी, तो यह जो है स्तनधारियों में इसका वजन, किडनी का वजन लगभग 140 ग्राम होता है। कितना होता है, 140 ग्राम होता है। किडनी के बाहरी भाग को कोटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटेक्स कहते हैं। और इसके भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं,
मेडुला कहते हैं। किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। वहीं बात करें किडनी, तो किडनी, इससे प्रश्न आया है कि किडनी प्रतिदिन यानी एक दिन में कितना लीटर ब्लड प्यूरिफाई करता है? तो 180 लीटर पर डे। 180 लीटर ब्लड जो है प्यूरिफाई करता है पर डे। किडनी में हम लोग जानते हैं मूत्र का निर्माण भी होता है, मूत्र का निर्माण होता है, और रोजाना लगभग 1.45 लीटर मूत्र का निर्माण कौन करता है? किडनी करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? तो फाइबर ऑप्टिक यानी ऑप्टिकल फाइबर, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के कारण हीरे जो चमकते हैं, किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे का चमकना, मरीचिका का बनना। वहीं स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है आकाश का नीला होना, सुबह या सूर्यास्त या सूर्योदय के समय आसमान का लालिमापन दिखाई देना, या इसी के कारण, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न है पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग घनत्व मापने के किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही बात करें विकिरण की तीव्रता यह गीगर काउंटर से नापा जाता है। गीगर काउंटर से नापा जाता है। वहीं भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ में दर्शाया जाता है। सीस्मोग्राफ। वहीं उच्च ताप यह पायरोमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? पायरोमीटर से उच्च ताप नापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रक्तस्रावन को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ये पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सामान्यतः इसे फिटकिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिटकिरी भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? तो के यानी पोटासियम KlSO4 2.12H2O, यह जो है पोटास एलम का सूत्र होता है। वहीं एल्युमिनियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? AlNO3 ब्रैकेट 3। वहीं बात करें एल्युमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 3, ये एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है। और एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करें तो AlCl3 जो है एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? तो अरक्तता या किसकी कमी के कारण होता है? तो फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉलिक एसिड। यह जो है B11 का रासायनिक नाम है। B11 का रासायनिक नाम है। इसी से जो है पेचिश रोग भी जो है इसी के कमी से होता है, B11 की कमी से। वहीं बात करें राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन यह B2 का रासायनिक नाम है। किसका नाम है? B2 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, ये B2 की कमी से होता है। थायमिन, तो ये B1 का रासायनिक नाम है। इससे बेरी नामक बीमारी होती है। बेरी नामक बीमारी, तो वही नियासिन, इसे नियासिन कर लीजिएगा। नियासिन ये B3 का नाम है। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिनेमाइड होता है। इसके कमी से पेलाग्रा रोग, किसकी कमी से? इसी के कमी से। वहीं 4D सिंड्रोम इसी का नाम है। पेलाग्रा रोग का ही नाम है 4D सिंड्रोम, यह B3 के कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? तो वह है गुंजन पक्षी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे ही हमिंग बर्ड कहते हैं, जो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। चलिए अगला, निम्न में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक ये कहा जाता है मेंडल को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संरचन की विधि एवं कारकों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिया था ऑस्ट्रिया के ये थे, ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल। 1822 ईस्वी से 84 ईस्वी के बीच इन्होंने दिया था क्या? अनुवांशिकी सिद्धांत दिया था। इन्हें अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है।
इन्हें अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। वहीं डार्विन की बात करें तो जैव विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद का सिद्धांत जो है विश्व प्रसिद्ध है, यानी सर्वाधिक प्रसिद्ध इसी का सिद्धांत है। वही लेमार्क, तो लेमार्क ने लेमार्कवाद सिद्धांत दिया था 1809 ईस्वी में। उनकी एक पुस्तक आई थी, कौन सी पुस्तक थी? फिलोसफिक जूलॉजिकी, इनकी एक पुस्तक थी जो प्रकाश में आई थी। इसके अनुसार जीवों एवं उसके अंगों के सतत बड़े होने रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरण परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक होता है और कम उपयोग होने वाले अंगों में विकास कम होता है। यानी इसने अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत दिया था। किसने? लेमार्क ने दिया था। वहीं बात करें जोहानसन ने, तो जोहानसन ने जीन का खोज किया था। किसका? जीन का खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा धातु एवं उसके अयस्कों का सही मेल नहीं है? तो काल्वेराइट या सोना का अयस्क है, बिल्कुल सही है। मेकेलाइट या तांबा का अयस्क है, ये भी सही है। मिलेराइट यूरेनियम का अयस्क है, ये गलत है। और स्मेल्टाइट या कोबाल्ट का अयस्क है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें मिलेराइट, तो मिलेराइट यह किसका अयस्क है? तो मिलेराइट यह निकेल का अयस्क है। किसका है? निकेल का अयस्क है। यूरेनियम का दो प्रमुख अयस्क कौन से हैं जो बहुत बार एग्जाम में आया है? कार्नेलाइट और पिंच ब्लेड। और पिंच ब्लेड जो है यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दहन कैसी प्रक्रिया है? तो दहन यह कैसी प्रक्रिया है? दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दहन होता क्या है? तो कोई भी पदार्थ जब वायु में जलाते हैं तो वायु में जल जाना ही क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी इसके दौरान ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसके दौरान जो है ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और यह रासायनिक अभिक्रिया होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक आभासी बल का उदाहरण है? तो आभासी बल का उदाहरण है अपकेंद्रीय बल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे हम लोग समझते हैं। कोई मान लेते हैं विवृताकार पथ है, इसमें मान लीजिए कार चल रही है, कार में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो कार इसमें चल रहा है, तो कार में बैठे आदमी को आभास होता है कि कोई एक फोर्स है जो उसे बाहर की ओर धक्का दे रहा है। यही जो फोर्स होता है वह होता है अपकेंद्रीय बल। यह होता है अपकेंद्रीय बल, यानी सेंटर से, केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है वह होता है अपकेंद्रीय बल, और यह एक आभासी बल होता है। वहीं वह बल जो बाहर से सेंटर की ओर लगता है वह होता है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल होता है? अभिकेंद्रीय बल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग था स्त्रियां एवं शूद्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन, क्या था? सुद्धोधन था। वहीं इनकी माता का नाम माया देवी था, जो कौशल राजवंश की कन्या थी। बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35वें वर्ष इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ हुआ था ज्ञान की प्राप्ति? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ऐसा इससे क्वेश्चन आते हैं प्रतीक के बारे में। तो माता के गर्भ में आना का प्रतीक क्या था? हाथी। वहीं बुद्ध का जन्म जो है वह उसका प्रतीक है कमल। क्या है? कमल। वहीं गृह त्याग की जो घटना है उसका प्रतीक है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। वहीं ज्ञान प्राप्ति की बात करें उसका प्रतीक है बोधि वृक्ष। वहीं प्रथम उपदेश इसका प्रतीक क्या है? धर्मचक्र। क्या है? धर्मचक्र है। वहीं इंद्रियों पर विजय इसका प्रतीक है भूमि स्पर्श।
क्या है, भूमि स्पर्श। और वहाँ वही बात करें महापरिनिर्वाण, तो एक करवट सोना, एक करवट लेटना या सोना जो है महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण यह किस राजवंश के दौरान किया गया था? तो ये पल्लव राजवंश के द्वारा कराया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आप लोग बताएं, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था नरसिंह देव प्रथम ने। वहीं बात करें कांची का कैलाश मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर बनाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। वहीं बात करें एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था कृष्ण प्रथम ने। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने कराया था। वहीं पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर इसका निर्माण कराया था चोल शासक गंगदेव ने, चोल शासक गंगदेव ने। वहीं उड़ीसा का जो लिंगराज मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए अगर प्रश्न है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से प्राप्त हुआ था? तो ये गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा समझ लेते हैं कोहिनूर हीरा किस शासक से लेकर किस शासक तक पहुंचा और अंत में ब्रिटेन ये कैसे पहुंचा। तो सबसे पहले काकतीय वंश के शासकों के पास ये था, काकतीय वंश के शासक के पास, उनसे मलिक कफूर ने छीना था, मलिक कफूर ने छीना था, मलिक कफूर। और इन्होंने दिया किसे था? इन्होंने दिया था अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। खिलजी से यह गया तुगलक वंश, तुगलक से गया सैयद वंश, सैयद से गया लोदी वंश, और लोदी वंश के बाद यह गया था मालवा के शासकों के पास, मालवा के शासकों के पास गया था। मालवा के शासक से बाबर ने लिया था। किसने लिया था? बाबर। अब बाबर ने जब लिया तब बाबर के बाद चल गया हुमायूं, हुमायूं के बाद किसी के पास? अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। और यही शाहजहां ने इसे जो है मयूर सिंहासन में लगवाया था, मयूर सिंहासन में इसे लगवाया था। और फिर शाहजहां के बाद उसके पुत्र चल गया औरंगजेब, औरंगजेब के बाद जो था बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद फर्रुखसियर जहादर शाह, इसके बाद गया था अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह, अंतिम मुगल बादशाह नहीं मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के पास गया था, मोहम्मद शाह के पास, जिसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं। इसी के समय नादिर शाह ने आक्रमण किया था, नादिर शाह ने आक्रमण किया और इससे छीन लिया था, नादिर शाह ने इससे छीन लिया। नादिर शाह के बाद पश्तून चला गया, पश्तून के शासक के पास, पश्तून के बाद पंजाब के शासकों ने इसे ले लिया, पंजाब के शासकों ले लिया। और उसके बाद अंततः यह अंग्रेज, पंजाब के शासकों के बाद यह अंग्रेज के हाथों में चला गया। और ये अभी वर्तमान में ब्रिटेन की महारानी के जो मुकुट है उसी में स्थापित किया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह से मिलान गलत है? राणा संगा अकबर, यही तो गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा संगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, बाबर के बीच युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। तो ये बाबर के समकालीन थे, ना कि अकबर के। बाकी पृथ्वीराज चौहान गौरी के समकालीन बिल्कुल सही, जुझार सिंह, शाहजहां का ये भी सही, यशवंत सिंह, औरंगजेब ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है? तो मजहर की घोषणा 79, ये सही है। जजिया कर समाप्त किया था 64 में, ये भी सही है। तीर्थयात्रा कर समाप्त किया था 62 में, ये गलत है। 1563 में उन्होंने तीर्थयात्रा कर समाप्त किया था। इबादत खाने की स्थापना 82 में नहीं, इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में किया था। तो 1 और 2 गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो वह था हरि विजय सूरी। कौन थे? हरि विजय सूरी, जिनका अकबर बहुत आदर सम्मान करता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए
उनका सही क्रम क्या है? तो उनका सही क्रम क्या है? तो उनका सही क्रम सबसे पहले सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी, फिर मद्रास में खोला, फिर बम्बई में और फिर कलकत्ता में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। इससे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था। वहीं डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। वहीं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1616 में हुआ था। वहीं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 में हुआ था। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1731 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था? तो नादिर शाह का जिसमें आक्रमण हुआ था उसमें दिल्ली का शासक कौन था? तो उसमें दिल्ली का शासक हम लोग देखे हैं कौन सा? ये दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह रंगीला। 1739 ईस्वी में फारस का शासक था नादिर। कौन था? नादिर शाह। कहाँ का? फारस का शासक था। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और 13 फरवरी 1739 को करनौल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा दिया था। और नादिर शाह अवध के नवाब शहादत खां के उस्कावे पर भारत आया था। जब उसने शहादत खां से धन मांगा तो लाचार होकर शहादत खां ने आत्महत्या कर लिया था। वो किसके कारण? तो नादिर शाह के कारण शहादत खां ने आत्महत्या किया था। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन को लूटना। वह अपने साथ, जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो तख्ते ताउत यानी मयूर सिंहासन और वही कोहिनूर हीरा ले गया था। मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था मधुसूदन दत्त ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि नील दर्पण, तो नील दर्पण इसके लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु मित्र। लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद किया था मधुसूदन दत्त ने। किसने? मधुसूदन दत्त ने किया था। वहीं कुछ प्रमुख हम लोग पुस्तकें देख लेते हैं। तो भारत भारती इसके लेखक कौन थे? तो भारत भारती इसके लेखक थे मैथिली शरण गुप्त। वहीं भारत दूरदशा इसके लेखक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। वहीं तराने हिंद इसके लेखक कौन थे? तो तराने हिंद के लेखक थे मोहम्मद इकबाल। कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। वहीं भारतीय विद्रोह के कारण इसके लेखक थे सर सैयद अहमद खां इसके लेखक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गांधी जी के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में से कौन सी थी? तो गांधी जी की महत्वपूर्ण शिक्षा था सत्य और अहिंसा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य और अहिंसा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था 1905 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 ईस्वी में। यानी इसे हम लोग क्या अंग्रेजी में कहते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। वहीं बात करें इससे जस्ट पहले 1904 ईस्वी की बात करें, 1904 ईस्वी इसमें अभिनव भारत संस्था की स्थापना किया था किनके द्वारा? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना किया था। वहीं बात करें 1906 ईस्वी में, तो 1906 ईस्वी में हम लोग जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किया था आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। वहीं 1907 ईस्वी की बात करें तो 1907 ईस्वी में अनुसूलन समिति की स्थापना किया गया था वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। जबकि 1911 ईस्वी की बात करें तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना किया गया था नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। 1911 में
इसकी स्थापना किया था? किसका? सोशल सर्विस लीग का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो ये प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, ये तीनों पे निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्राकृतिक संसाधन होना चाहिए, पूंजी निर्माण का उसके पास उपकरण होने चाहिए, उसके पास धन होना चाहिए और बाजार भी होना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कैसी होती है? तो ये ऋणात्मक होगा। वस्तु अगर घटिया होगी यानी वस्तु खराब होगा, उसकी क्वालिटी खराब होगी, तो निश्चित है बाजार में उसकी मांग कम हो जाएगी, उसका मांग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न, निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो वह कर है मनोरंजन कर। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रमुख कर है शिक्षा उपकर, मनोरंजन कर, व्यापार कर, बिक्री कर, विज्ञापन पर कर, वही बात। और उसके बाद भू राजस्व कर, कृषि आय पर कर। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 अनुच्छेद भी है, उसे हम लोग समझ लेते हैं। अनुच्छेद 268 में वैसा कर के बारे में चर्चा है जो केंद्र लगाता है, केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, परंतु उसे एकत्रित करता है राज्य सरकार। कौन करता है? राज्य सरकार। तो ये कर है स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प शुल्क। वहीं दूसरा है 269, इसमें वैसे कर के बारे में है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और एकत्रित भी किए जाते हैं। लगाता भी है और एकत्रित भी करता है कौन? केंद्र सरकार, परंतु राजस्व राज्यों को सौंप दिया जाता है। उसका जो राजस्व होता है वह राज्यों को सौंप दिया। जैसे उत्तराधिकार व संपदा शुल्क, साझा बाजार में किए गए सौदों पर कर, वह अनुच्छेद 270 वैसा कर के बारे में चर्चा है जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं और एकत्रित भी केंद्र करता है, परंतु प्राप्त राजस्व दोनों में बांट लिए जाते हैं, यानी केंद्र और राज्य दोनों में बांट लिए जाते हैं। वैसा कर की चर्चा है अनुच्छेद 270 में। और वैसा कर का उदाहरण है आयकर, इनकम टैक्स। आयकर जो है यह एकत्रित कौन करता है? केंद्र सरकार। लगाता भी है केंद्र सरकार और ये बांटा जाता है केंद्र और राज्य दोनों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो ये पद्धति है समाजवादी व्यवस्था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समाजवादी व्यवस्था में उसके बाजार के जो नियम कानून है वो कौन तय करता है? सरकार तय करती है। कौन करती है? सरकार तय करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? तो मध्यरात्रि का सूर्य, इसका अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। और मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो हम लोग जानते हैं नॉर्वे में दिखाई देता है। नॉर्वे एकदम उत्तरी यानी जो है नॉर्थ पोल के पास अवस्थित है नॉर्वे। तो यहाँ जो है मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो कल भी इसे एक क्वेश्चन था। तो सौर परिवार से संबंधित कौन नहीं है? तो निहारिका। निहारिका का संबंध सौर परिवार से नहीं है। सूर्य जो है सौर परिवार का मुख्य केंद्र है। सूर्य जो है सौर परिवार का मुख्य केंद्र है और इसके प्रमुख जो परिवार में जो संबंधित है वह है 8 ग्रह। 8 ग्रह और उसके उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सारे से मिलके बना है कौन? सौर मंडल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, बृहद यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेटर हिमालय, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है हिमाद्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या नाम है? हिमाद्री इसका नाम है। वही बात करें सबसे ऊपर में यानी उस पर जो हिमालय है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ये कहा जाता है ट्रांस हिमालय। उसके बाद आता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय सारे ऊंची चोटियां जो है इसी में है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट हो, चाहे वह कंचनजंगा हो, चाहे वह नामचा बर्मा हो या फिर इधर नंगा पर्वत हो। सारे ऊंची चोटियां चाहे धौलाधर हो या नंदा देवी हो या कामेट हो, सारे जो है इसी में ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। वहीं इसके बाद आता है लघु हिमालय। ग्रेटर हिमालय के बाद
बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय आता है। घूमने वाले जितने भी जगह हैं वह किसके अंतर्गत आता है, यही लघु हिमालय के। और सबसे शुरू में यानी सबसे नीचे हिमालय का पाद प्रदेश क्षेत्र यानी हिमालय में प्रवेश करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, शिवालिक हिमालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कुल्लू घाटी किसके बीच अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी ये इसकी स्थिति कहाँ है, तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। वहीं कश्मीर घाटी जो है यह पीर पंजाल, कश्मीर घाटी किस में आता है, पीर पंजाल। वहीं धौलाधर जो श्रेणी है यह हिमाचल प्रदेश में आता है। यह कहाँ आता है, तो यहाँ ये हुआ पीर पंजाल, ये हुआ पीर पंजाल, क्या हुआ, पीर पंजाल। और उसके ऊपर में है धौलाधर और इसी के बीच में यहाँ कुल्लू और शिमला जो है ये इसी के बीच में है। तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में कौन सा है, कुल्लू, और ये कुल्लू घाटी। वहीं बात करें अगर हिमालय की बात करें, नदी घाटी के आधार पर हिमालय को बांटा गया है 4 भागों में। कौन कौन, पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। उसके बाद कुमायूं हिमालय ये सतलज से काली के बीच को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। उसके बाद नेपाल हिमालय, तो काली से तीस्ता के बीच को कहा जाता है नेपाल हिमालय। वहीं तीस्ता से दिहांग नदी के बीच को कहा जाता है असम हिमालय। क्या कहा जाता है, असम हिमालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भारत की जलवायु में महासागरीय धाराओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भारत के आसपास कोई भी महासागरीय जलधाराएं नहीं पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में निम्न में से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो किस नदी को खुला नाला कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं यमुना को। किसे कहा जाता है, यमुना को जो है खुला नाला कहा जाता है। वहीं बात करें यमुना की, तो यमुना का उद्गम स्थल, तो आप लोग बताएं यमुना का उद्गम स्थल कहाँ है। तो यमुना का उद्गम स्थल बंदरपूछ के पास। कहाँ है, यमुना का उद्गम बंदरपूछ के पश्चिमी ढलान के पास यमुनोत्री हिमालय से इसका उद्गम स्थल है। और यह इलाहाबाद यानी प्रयागराज में यह आके जो है गंगा में मिल जाती है। वहीं बात करें यमुना, तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो इसकी प्रमुख सहायक नदी है चंबल, बेतवा और केन। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं गंगा की बात करें तो हम लोग जानते हैं यह गंगोत्री के पास गोमुख हिमाद्री से निकलती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वह सोन हो गया, भागीरथी हो गया, अलकनंदा। और गंगा की बात करें तो यह तीनों गंगा, भागीरथी और अलकनंदा के सम्मिलित मिश्रण को हम लोग गंगा कहते हैं। चलिए और कोसी की बात करें तो हम लोग जानते हैं कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह बिहार में अपने मार्ग परिवर्तन के लिए फेमस है। कमला, दलान ये सारी कोसी की प्रमुख जो है सहायक नदियां हैं। वहीं नर्मदा की बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से स्थित अमरकंटक के पास से इसका उद्गम स्थल होता है, अमरकंटक के पास। और ये नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है। और भ्रंश यानी विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं नैसर्गिक पर्यावरण, तो ये प्राकृतिक पर्यावरण को हम लोग नैसर्गिक पर्यावरण कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो इसे हम लोग प्रस्तावना में देख सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मौलिक अधिकार की बात करें तो यह संविधान के भाग 3 में है। किसमें है, भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो यह भाग 4 का
क में जोड़ा गया है, भाग 4 का क में जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। नीति निर्देशक तत्व यह संविधान के भाग 4 में है, भाग 4 में है। इसी में जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन किसमें है, नीति निर्देशक तत्व में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हम लोग जानते हैं यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। किसके? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें अमेरिका से और क्या क्या लिए गए, तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग और राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये और वित्तीय आपात, यही एग्जाम में आता है फंसाने वाला। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। ब्रिटेन की बात करें तो संविधानात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि का शासन, परमाधिकार लेख, द्विसदनात्मक, ये सारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, यही एग्जाम में आता है कनाडा से, राज्यपाल की नियुक्ति और संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया से तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के बीच संबंध और संसद के संयुक्त अधिवेशन, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। चलिए, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉस्की का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किनका है? लॉस्की का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो राष्ट्रपति का चुनाव की बात है तो राष्ट्रपति की चुनाव की चर्चा यानी निर्वाचन मंडल की चर्चा अनुच्छेद 54 में है। किस में है? 54 में है। 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के नव निर्वाचित सदस्य यानी संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य ये भाग लेते हैं। विधानसभा के चुने हुए सदस्य ये भी भाग लेते हैं। दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य ये भी भाग लेते हैं। विधानसभा से मनोनीत किए गए सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये भाग नहीं लेते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसके निर्वाचन में लोकसभा, इसके निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा होता है? तो ये सक्षम निकाय होता है संसद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 11 में कहा गया, किसमें? अनुच्छेद 11 में कहा गया, अनुच्छेद आर्टिकल 11 में, अनुच्छेद 11 में कहा गया नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद को होगी। वहीं हम लोग जानते हैं नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। किसमें है? भाग 2 में इसका वर्णन है अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, 5 से लेके 11 तक। अच्छा, नागरिकता, भारत में नागरिकता कितने तरह से हम लोग समाप्त या गवा सकते हैं? तो भारत की नागरिकता परित्याग करने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, या फिर भारत सरकार द्वारा नागरिकता से भी वंचित किया जा सकता है। वहीं बात करें, इसमें क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए लोगों को नागरिकता का संबंधी वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 7 में है, अनुच्छेद 7 में है। वहीं अनुच्छेद 9 में वर्णित है कि जैसे हम लोग किसी अन्य देश की नागरिकता लेंगे, भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? तो मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 167 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। वहीं बात करें
अनुच्छेद 163, तो राज्यपाल की सलाह हेतु मंत्रिपरिषद की चर्चा है अनुच्छेद 163 में। वहीं अनुच्छेद 64 कहता है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वहीं इसके बाद अगर इसी में देखें तो 169 में विधान परिषद के गठन या विघटन की चर्चा किस में है? ये अनुच्छेद 169 में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो अंतर्राज्यीय परिषद का सुझाव जो है ये किसने दिया था? सरकारिया आयोग ने दिया था। किसने दिया था? सरकारिया आयोग ने दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारिया आयोग। इसकी जो है इसका गठन कब किया गया था? तो हम लोग जानते हैं इसका गठन किया था 1983 ईस्वी में। कब किया गया था? 1983 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे RS सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था। एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। B शिवारमन, MR सेन आयोग के इसके अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने कहा था कि केंद्र और राज्य के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करें। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया था, तथापि इसका कार्यकाल 4 वर्ष बढ़ाना पड़ा था। सरकारिया आयोग का रिपोर्ट इसका अंतिम जो रिपोर्ट आया था वह 1987 ईस्वी में पेश की गई। इस आधार पर आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया था। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत किया था। किसने? सरकारिया आयोग ने। चलिए वहीं बात करें अंतर्राज्यीय परिषद की, तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 263 में कहा गया है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। चलिए अच्छा, इसके सदस्य की बात करें तो प्रधानमंत्री तथा उससे मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री और सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक इसके जो है सदस्य होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो इसकी कार्य अवधि कितनी होती है अस्थायी सदस्यों की? तो हम लोग जानते हैं इसकी कार्य अवधि होती है 2 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। सुरक्षा परिषद की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें 5 तो अस्थायी हैं, फिक्स हैं। वो 5 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। ये 5 देश जो है वह अस्थायी देश हैं। वहीं इसके अलावा 10 देशों को अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। कब? कितने दिनों के लिए? तो 2 वर्ष के लिए। कितने दिनों के लिए? 2 वर्ष के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। वहीं ग्राम सभा की बात करें, इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? बहुत बड़ा एग्जाम है। अनुच्छेद 243 के ए, अनुच्छेद 243 के ए में ग्राम सभा का चर्चा है। जबकि पंचायतों की परिभाषा यह वर्णित है 200 यानी ग्राम पंचायत की चर्चा जो है अनुच्छेद 243 में है। और इसकी गठन पंचायत का गठन की चर्चा अनुच्छेद 243 के बी में है। किस में है? 243 के बी में है। हम लोग जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। वहीं पंचायतों के लिए कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें उच्च न्यायालय,
तो वर्तमान में भारत के कितने राज्य में उच्च न्यायालय है? तो हम लोग जानते हैं 25 उच्च न्यायालय है। कितने उच्च न्यायालय हैं? तो हाई कोर्ट की संख्या भी भारत में 25 है। अंतिम जो उच्च न्यायालय बना है वह तेलंगाना का हैदराबाद उच्च न्यायालय बना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था 1948 ईस्वी में। कब? 1948 ईस्वी में किया गया था। अच्छा, 1951 में उद्योग अधिनियम पारित हुआ था, यानी उद्योग का विकास एवं विनियमन अधिनियम पारित हुआ था। कब? 1951 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख साधन है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वह तालाब। कौन सा है? तालाब। और तालाब से भारत के तमिलनाडु में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। किसमें? तमिलनाडु राज्य में। वहीं बात करें, देश में सर्वाधिक नलकूप व पंपसेट कहाँ पाए जाते हैं? तो यही तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कहाँ? तमिलनाडु में। 18% नलकूप और पंपसेट तमिलनाडु में पाए जाते हैं। वहीं बात करें कि केवल नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य है यूपी। केवल नलकूप की बात करें तो सर्वाधिक नलकूप किस राज्य में है? यह यूपी में है। किस में है? यूपी में है। वहीं दमन गंगा सिंचाई परियोजना दमन गंगा नदी पर कार्यरत है। इस परियोजना के तहत बना जलाशय गुजरात के वलसाड जिले में स्थापित है। यह गुजरात तथा दादर नगर हवेली की संयुक्त परियोजना है। वहीं बात करें पंपा सिंचाई परियोजना, यह पंपा नदी पर केरल में है। वहीं बिहार में बात करें तो सारण सिंचाई नहर और त्रिवेणी नहर यह गंडक नदी पर है। किस नदी पर है? गंडक नदी पर है। और भारत का सबसे लंबा नहर की बात करें तो इंदिरा नहर है जो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यह कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फरवरी में 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। दिवस की बात करें तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। वहीं बात करें 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। और 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दोस्तों ये था एडिटोरिया का 50 प्रश्नों का बहुत महत्वपूर्ण सेट जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा देखिए और वीडियो इसके अलावा जितने भी आर्टिकल बताए जाते हैं उसे आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। नोट करने इसलिए बोलते हैं ताकि रिवीजन में आपका समय कम लगे, बहुत कम समय में आप लोग उसे रिवाइज कर सकें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।